हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन सर और आप लोगों का मॉडर्न क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्रैश कोर्स लेकर आ चुके हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 10 अक्टूबर से आप लोगों का क्रैश कोर्स आने वाला है और क्रैश कोर्स में ईच चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर को हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसमें पढ़ाने का मेरा तरीका बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास लेते थे, इंट्रोडक्शन कराते थे, लिखवाते थे, तो इसमें लिखवाने पर बिल्कुल कम फोकस किया जाएगा, मतलब कि चीज़ों को कम लिखवाया जाएगा, बतलाया ज़्यादा जाएगा। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आप लोग जितने भी चैनल में जुड़े हुए हैं या जितने भी ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग जुड़े हुए हैं, हमको पहले से पता है कि आप ये चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों को पढ़ाने जाएंगे। और सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। और सबसे पहला चैप्टर हम लोग का जो है वो है वास्तविक संख्या। ऐसे हम पहले आप लोग को ये भी बताते हैं कि हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, कौन सा चैप्टर पढ़ना है बताओ? रियल नंबर पढ़ना है, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? बहुपद चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद थर्ड में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो थर्ड में हम लोग पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है हम लोग क्या? द्विघात समीकरण पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद जो 5वां चैप्टर है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, वो क्या है बताओ? वो है त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना। उसके बाद 7वां चैप्टर बताओ? तो 7वां जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद जो 8वां चैप्टर है वो क्या है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। सबसे मजेदार चैप्टर है त्रिकोणमिति, ठीक है। और आप लोग पढ़ भी चुके हैं इसको। और आगे बताइए चैप्टर 9, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको हाइट एंड डिस्टेंस से भी हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और उसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर देखेंगे? उसके बाद चैप्टर नंबर 10 जो है वो वृत्त है। क्या है? और वृत्त चैप्टर मतलब सर्कल, ठीक है। वृत्त चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है रचना, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 12 में जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद जो चैप्टर 13 है वो हम लोग पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। और जो 14 चैप्टर है वो है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 जो है वो है प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। और प्रायिकता मतलब कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर। उसके बाद हम लोग का चैप्टर क्या हो जाएगा? टोटली समाप्त हो जाएगा। तो एक एक चैप्टर करके हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो पहला चैप्टर बताओ क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पहला चैप्टर आप लोग को बोर्ड पे भी दिख रहा होगा कि टॉपिक क्या बताओ? रियल नंबर। रियल नंबर टॉपिक तो लिखा हुआ है, मतलब कि चैप्टर के बारे में ही बोला जा रहा है। चैप्टर कौन सा बताओ? रियल नंबर है। और इस रियल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। और ये भी बताते हैं तुम लोग क्लास 9 में पढ़े होगे। क्लास 9 में कौन सा चैप्टर पढ़ना था? फर्स्ट चैप्टर। क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर था वो था क्या? संख्या पद्धति, ठीक है ना, नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम था उसमें तुम लोग बताया गया होगा जो संख्या पद्धति होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। संख्याओं के पद्धति को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोलते हैं। और जो संख्या पद्धति है उसमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक क्या होता है? काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या क्लास 10th का सिलेबस हो जाता है, रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या जब क्लास 11th में जाओगे तो काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, जहां हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में
पढ़ते हैं, वो 11वीं क्लास में तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कोई बताएगा इसमें? तो चलिए वास्तविक संख्या के बारे में बताते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मेलन हो, ठीक है ना। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे। वास्तविक संख्या ये सब आप लोग डिफिनेशन पहले से ही जानते होंगे, परिमेय संख्या का भी जानते होंगे, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी जानते होंगे। अगर बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहेगा तो हम चीज़ों को बताते चले जाएंगे और डिस्कशन करते चले जाएंगे। और आप सभी लोग कोई भी अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा तो आप लोग उसको नोट कीजिएगा, उसी समय क्या कीजिएगा? नोट कीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा समय हम नहीं देंगे लिखने के लिए, बहुत कम समय ही देंगे, लेकिन आप लोग जल्दी से उस चीज़ को लिख लीजिएगा। एक रफली कॉपी बना लीजिएगा आप लोग, और उस चीज़ को अगर आप लोग को अच्छे से बनाना होगा तो घर पे जाके उसको अच्छे से लिख लेना होगा, जो भी पॉइंट होगा उसको नोट करके अच्छे से लिख लेना होगा। तो नंबर सिस्टम देखते हैं हम लोग। रियल नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो क्या है? सअभाज्य संख्याओं का मस होता है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, पहला हो गया सअभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो सअभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं? वैसी दो संख्याओं का युग्म, ठीक है ना, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1। उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सअभाज्य आ गया तो हम अभाज्य संख्या की भी बात कर लेते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए? तो वैसी संख्या, ठीक है ना, वैसी संख्या जो एक और खुद से क्या हो? डिविजिबल हो, मतलब विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या सबको समझ में आया। और अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। क्या? संयुक्त संख्या बोलते हैं ना। तो कंपोजिट नंबर जो होगा वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जिसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ, संयुक्त संख्या बोलते हैं, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि देखा जाए तो बताओ जो 4 है, 4 बताओ अभाज्य संख्या है कि संयुक्त संख्या है? इसलिए है क्योंकि देखो ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब तीनों नंबर से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। हो जाएगा ना, डिविजिबल मतलब कि कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त संख्या। और ये सबसे छोटी संयुक्त संख्या होता है। सबसे छोटी क्या होता है? संयुक्त संख्या होता है। अब बात कर लेते हैं ये 2 जो नंबर है ये अभाज्य संख्या है कि संयुक्त संख्या है? क्या है? तो अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा। 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। आगे बात समझ में ना सबको? तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव में तुम लोग के आ जाएगा एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? 2 बताओगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं सअभाज्य संख्या की। तो सअभाज्य संख्या इसमें पेयर होता है नंबर का। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 3 और यहाँ लिख दिए 5, और ये पूछा जाएगा कि ये सअभाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें भाग लगाते हैं, मतलब इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 3 से और हो गया 5, कितने बार बताओ? एक बार में 3, कितना आया? 2। अब 3 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और एक बार में कितना? 2, 1, कितना आया? 2 बार में कितना? 2। इसका एचसीएफ कितना आ गया? और जिसका एचसीएफ 1 आता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और एचसीएफ का मतलब ही होता है मौस। क्या होता है? एचसीएफ का मतलब लस, ठीक है ना। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, महत्तम समापवर्तक इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सबको समझा रहा है? तो यहाँ पर देखो इसमें बताओ सअभाज्य संख्या, कोई भी सअभाज्य संख्या का मस कितना होगा? 1 होगा। कोई भी सअभाज्य संख्या ले लो, कोई भी सअभाज्य संख्या, ठीक है ना, उसका मस कितना होगा?
1 होगा। ठीक है ना, सबकारी बात समझ ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को असाइनमेंट मिला गया ना, असाइनमेंट में आप लोग टिक कर लीजिएगा। पहला का आंसर कितना हो जाएगा बी, 1 आंसर हो जाएगा। कोई भी अगर सवाभाज्य संख्या हो, कोई भी सवाभाज्य संख्या, कोई भी सवाभाज्य संख्या का पेयर होगा, युग्म होगा, उसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, सब्जेक्टिव में भी आ जाता है क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन आता है, कितने बार आया हुआ है। आप लोग प्रीवियस पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे निकाल के, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए एक फार्मूला होता है जो आप लोग बताते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है, बताइए आप लोग क्या होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यही होता है पहली संख्या का गुणा किस में कर देंगे, दूसरी संख्या में, आई किसके बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखो यहां से कितना क्वेश्चन आ सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल देगा, एलसीएम देगा, एचसीएफ पूछ देगा। दो संख्याओं का गुणनफल देगा क्वेश्चन में, एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछ देगा। ठीक है ना, इसमें ये दो संख्याएं होंगी, एलसीएम होंगी, एचसीएफ पूछ देगा। एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, एक कोई दूसरी संख्या होगी, पहली संख्या पूछ देगी क्या होगी। मतलब इतना सारा पैटर्न बन सकता है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, मतलब इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो कितना है 2166 है, बराबर एलसीएम कितना है बताओ। एलसीएम हमें निकालना है ना, तो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम को हम छोड़ देते हैं जीटी जिस तरीके से। और बताओ एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसमें गिवन है ना, एचसीएफ कितना है 19। अब यहाँ से देखो ये हो गया 2166 और हो गया 19 बराबर क्या एलसीएम। अब इसको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है ना। तो कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई बताएगा इसमें। अरे 1 बार में 19 हो जाएगा ना, और 2 और 6 हो जाएगा। फिर 1 बार में कितना 19 और 7 और 6 हो जाएगा, तो 19 4 जा 26, सॉरी 76 96। अरे 19 हो गया 1 बार में 19 और 2 और 6 हो गया 26, तो 1 बार में 19 और हो जाएगा 7 और 6 76 होगा ना। तो 76 कितने बार में 19 टेबल में 4 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया 114। ऑप्शन दिया हुआ है, कोई ऑप्शन दिख रहा है बताओ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबको समझ आया कि नहीं आया। अब ये जो फॉर्मूला है सभी को याद होना चाहिए, एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन आता है इसको तुम लोग क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या आप लोग को बता चुके हैं हम, बताए ना। अभाज्य निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है हमें अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम क्या बताएं आप लोग को, वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, 1 से और खुद से। और एक जो होता है ना वो एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं होता है, एक संयुक्त संख्या भी नहीं होता है। तो ये कभी गलती मत कीजिएगा आप लोग कि एक को आप लोग अभाज्य संख्या मान लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, कौन सा इसमें राइट आंसर है। अरे 27 हुआ ना, तो 27 इसमें तो लग रहा है कि कोई आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ठीक है, इसका हमको लग रहा है कि ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है ना, क्योंकि जो 35 है ये 1 से भी डिविजिबल है और 5 से भी है और 7 से भी है और 35 से भी है और 56 भी बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है और 27 भी है और 1 तो अभाज्य संख्या होता ही नहीं है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। तो एक ऑप्शन हम खुद से बना लेते हैं, ऑप्शन ई, वो कर लीजिएगा नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं इनमें से
हाँ कहाँ पर, यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लग रहा है मिस प्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर 13 है और 13 जो है होता है वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अब मान लो बाई द वे 13 नहीं भी अगर 1 भी है तो यहाँ पर हम लोग इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबको समझाया ना, किसी को दिक्कत नहीं इसमें? अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होती है। इसमें 3-4 कंडीशन होता है, चारों कंडीशन लोग बताते हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होती है तथा p और q क्या होना चाहिए? p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या हो। और यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए? q इक्वल नॉट जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जो होना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फोर्थ भी कंडीशन होता है, वो तुम लोग को आगे हम बताएंगे। ये जो p बाई q होना चाहिए ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। जैसे 3/4 है तो 3/4 ये अब ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता है, अब ज़्यादा नहीं कर सकता है। जैसे हम 15/20 कर दिए तो ये डिविजिबल है, 5 से भी है, 5 से कि नहीं है, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। तो 15/20 वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, लेकिन 3/4 क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबको समझ में आया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो। वैसी संख्या जो क्या हो? p बटा q के रूप में हो, तो p और q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर न हो, और p और q क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझोगे कि वो उससे ज़्यादा विस्तृत वो नहीं हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे कि परिमेय संख्या का मतलब कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या रूट के अंदर है, वो रूट से बाहर नहीं हो सकता है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर रूट से बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या। तो हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 1, और 144 क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 12। तो रूट से 1 बाहर हो जाएगा और 12 भी रूट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये जो संख्या वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या? तो 1/12 ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से कितने बार में? 10 बार में। तो रूट के अंदर 1 बाई कितना हो गया? 1/10। तो देखो रूट के 1 तो बाहर हो जाएगा रूट से, लेकिन क्या 10 बाहर होगा? 10 बाहर नहीं होगा, तो रूट 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? इसकी बात कर लेते हैं। इसको अगर रूट से बाहर करने की कोशिश करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार 2 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो अब बताओ रूट से कौन सा बाहर हो जाएगा? 2, और ये भी 2 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन 1 2 जो होगा वो रूट में ही रह जाएगा, मतलब 4 रूट कितना हो गया? ये 2। तो ये भी क्या है? रूट में है ना। तो जहाँ भी रूट दिखेगा, अब रूट से नंबर बाहर नहीं होने वाला है, तो वहाँ हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। सबको आ रहा समझ में? आ रहा है ना? आगे देखिए, इसमें भी तो रूट दिख ही रहा है, रूट दिख रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। मतलब तीनों ऑप्शन क्या है? अपरिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। टिक लगाते जाओगे, असाइनमेंट जो मिला है उस पर सही सही टिक लगाते जाओगे और थोड़ा थोड़ा हिंट लिखते जाओगे कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। π/3 है, जहां पाई दिखेगा तुम लोग, ठीक है ना, जहां पाई दिखेगा वहां समझ लेना कि पाई एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? मतलब पाई एक अपरिमेय संख्या इसलिए होता है। देखो बताओ, तुम लोग ही बताओ, पाई हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। दशमलव में कितना होता है? 3.14। लेकिन इसमें गलती क्या होता है इसमें लोगों से, वो हम बता देते हैं कि वो पाई को समझ लेते हैं 22/7। तो पाई को 22/7 समझ लेते हैं, तो 22/7 p/q के रूप में है,
अच्छा पी बाई क्यू के रूप में तुमको ये लगता है कि ये तो परिमेय संख्या है, और वो परिमेय संख्या में क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। लेकिन पाई का वैल्यू हम बता दें, ये पाई का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये लगभग वैल्यू है 22/7। ये अप्रोक्स पूरा का पूरा वैल्यू नहीं है 22/7। तो इसको हम लोग समझेंगे कि जो पाई है, जो पाई तुम लोग को दिख रहा है, ये इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ये लगभग वैल्यू है, ठीक है ना। तो जब ये लगभग वैल्यू है तो ये तो हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा। पाई जो होता है, हमेशा आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, पाई जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो पाई बाई 3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या सही होगा ये, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, बी, बी ना, बी फॉर बिहार, बिहार फॉर बिहार बोर्ड, बोलो हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये वही क्वेश्चन है जो तुम लोग को हम बताएं, ठीक है ना। एक फॉर्मूले से बताया तुम लोगों ने ना, उसी तरीके से होगा। ए और बी, नहीं नहीं ये तो अलग क्वेश्चन है। ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है, और ए और बी का लसा है। ए और बी का क्या बताना है, लसा बताना है, ठीक है ना। मतलब कि ए और बी कोई भी दो अभाज्य संख्या है। ए और बी से नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग कोई दूसरा नंबर लेकर देख लेते हैं, ठीक है ना। नंबर लेकर देख लेते हैं, और वो नंबर क्या है, मान लो 3 जो है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 3 अभाज्य संख्या होता है कि नहीं, और 5 अभाज्य संख्या होता है कि नहीं, होता है ना। कोई भी दो अभाज्य संख्या तुम लोग ले लो, कोई भी दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या लेंगे हम और उसका क्या निकालेंगे, बोलो। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा, तो इन दोनों नंबर का लसा निकालना है। तो लसा निकालेंगे तो लसा पता है ना कैसे निकलता है, अगर ये दोनों अभाज्य संख्या तो लसा निकालेंगे इसका, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। समझ में आया। कोई भी अब चलो, और 7 क्या है, अभाज्य संख्या कि नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है। 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 11 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इसका लसा पूछा जाएगा, इसका लसा क्या बताएंगे, 7 × 11 कितना, 77। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ए, और यहाँ पर क्या है, बी। अब इसका हमको लसा पूछ रहा है तो ए × बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए × बी। समझ में आया कि नहीं है सबको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कि ए और बी अगर अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या है और उसका आप लोगों से लसा पूछ दिया जाएगा तो उसी नंबर का क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ए × बी। किसी को दिक्कत है बोलिए। चलिए आगे देखिए। सेवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। दो लगातार संख्याओं का मसा है, दो लगातार संख्याओं का मसा बताना है, ठीक है ना। हम लोग क्या करना है, दो लगातार संख्याओं का, तो कोई भी दो लगातार संख्या तुम लोग ले लो, कोई भी दो लगातार संख्या। हम इसमें कंसेप्ट को भी क्लियर करते चलना है। दो लगातार संख्या का मतलब समझ रहे हो, एक संख्या हो गया 3 तो एक संख्या क्या हो जाएगा, 4। अब इसका हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। निकाल के मौसा देख लो, एक बार में 3 कितना, 1 3, 3 बार में कितना, 3 कट गया, इससे कितना आ गया, 1। कोई भी 10 और 11, इसका सिर्फ निकाल के देखो, 10 11, एक बार में कितना, 10 1 10, कितना हुआ, 10 बार में 10, कितना है ऐसी। कोई भी ले लो, 9900, 9900, ठीक है ना। 2025 2026, इसमें एग्जाम देना तुम लोग को। 2025 से 2026 का क्या लगातार संख्या नहीं है, 2025 के बाद क्या आता है, 2026। तो 2025 में 2026 का भाग करके देखो लो कितना हो जाएगा, बताओ। एक बार में 2025 कितना आया, 1, यहाँ लाओ 2025 बार में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कितना आ गया, 1। मतलब कि अब तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा इसका आंसर, नहीं आया समझ में। कोई भी दो लगातार संख्या होगा, कोई भी दो लगातार कंटिन्यूअस, ठीक ना, कंसेक्यूटिव, कोई भी दो लगातार कंटिन्यूअस नंबर होगा तो उसका अगर मसा निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। सबको समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिए
आगे बताए ना। चलिए आगे देखिए सभी लोग। 11/15 का ये क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बताया ना तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। दशमलव प्रसार होता है एक शांत दशमलव और क्या होता है, अशांत दशमलव। तो इसके लिए आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा। वो नोट क्या करेंगे, देखिए किसी भी संख्या को, ठीक है ना, किसी भी संख्या को आपको पता करना है, किसी भी संख्या को आपको पता करना होगा। तो एक शांत दशमलव हो गया और क्या हो गया बताओ, अशांत दशमलव। हम इसमें एक तरीका बताएंगे तुम लोगों को, तरीका को आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोई भी संख्या होगा, इस तरह से 11/15 दिया हुआ है ना, 11 क्या दिया हुआ है 15, तो 11/15 दिया है, या कोई भी संख्या होगा, आप लोग बस देख के बता सकते हैं कि वो शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो उसी चीज के लिए आप एक चीज नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला नोट कर लीजिएगा p/2 के पावर n। p बाई क्या हो जाएगा 2 के पावर n हो जाएगा, वेयर जहां n जो होगा वो 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सॉरी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। n का वैल्यू कितना, 0 से बड़ा होना चाहिए। हम बताएंगे 0 से बड़ा करने का मतलब यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड केस क्या होगा, p/5 के पावर n या m ही कर लो, जहाँ m जो होगा वो 0 से क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और थर्ड केस जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा p/2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, ठीक है ना। यही दोनों कंडीशन यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर शांत दशमलव और अशांत दशमलव का क्वेश्चन आता है तो माइंड में ये सोच के चलना है कि उसका जो हर होगा, हर का हम लोग निकाल लेंगे गुणनखंड। क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड। जैसे 11 में क्या है 15, तो ये 15 जो है हर में है, अब 15 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 11 हो गया, अब 15 गुणनखंड करो, कितना हो जाएगा 3 गुणे 5। तो 3 गुणे 5 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 है लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो, या तो केवल 2 होना चाहिए या 2 के पावर कुछ होना चाहिए, या तो केवल 5 होना चाहिए या तो 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर 3 दिख गया तो 3 टिकट मतलब महाविकट, ठीक है ना। तो 3 दिख गया तो 3 को क्या करना है, देखते ही बोल देना है कि ये क्या है, अशांत दशमलव। क्या है, अशांत दशमलव। जैसे कुछ और एग्जांपल हम देखकर देखते हैं। जैसे 3/20 है। अब 3/20 जो है क्वेश्चन, ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, बताइए। क्या है, शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव कैसे पता चला, 20 का निकालेंगे हम लोग गुणनखंड। क्या निकालेंगे, 2 से कितने बार में, 2 से कितने बार में, 5 से कितने बार में। तो यहाँ 3/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 1, 5 की बार है ना, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये क्या थर्ड के केस जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के जैसा है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, शांत दशमलव बोलेंगे कि अशांत दशमलव बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और बताइएगा आप लोग। नहीं ये नहीं, ये शांत होगा क्या अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा, ये हो जाएगा शांत। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना हम लोग को कि 3 है, इसको 3 गुणे 5 लिखेंगे तो 3 से कट भी रहा है, तो कटने के बाद 1/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/5, तो 5 आ गया ना, तो 3 तो कट गया ना। तो थोड़ा सा ध्यान, मतलब थोड़ा सा दिमाग से भी सोच के चलना है कि क्वेश्चन कभी कभार चेंज भी कर सकता है। अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल आउट करना होगा।
उसके बाद बताना होगा। जैसे बाकी जो क्वेश्चन है 11/15 है, तो 11/15 कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 11/15 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 15 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, और 15 गुणनखंड में से इन 3 केस में से बाकी केस रहा तो हो जाएगा क्या, आसान दशमलव। क्या हो जाएगा, आसान दशमलव। और इन तीनों केस में से कोई भी केस पर अगर क्वेश्चन फिट हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव समझ में आया? बोलो, इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, शांत अशांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बी हो जाएगा अशांत दशमलव। हो गया? बताइए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भाज्य भाजक, एक तुम लोग को बताया गया होगा फर्स्ट चैप्टर में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस तरीके से ध्यान देखोगे, देखो हम लोग भाग करते हैं, जानते हो यहाँ पर जो टर्म्स होता है और एक टर्म्स यहाँ होता है और एक टर्म्स यहाँ होता है और एक टर्म्स यहाँ होता है, ठीक है ना। जानते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, ठीक है। और इसको जानते हो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे शेषफल, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम लोग को जब छोटे क्लास में रहे होगे तो मल्टीप्लाई जो भाग करने के बाद इसको वेरीफाई किया जाता था, जांच किया जाता था कि मेरा भाग सही है कि नहीं है। तो हम लोग शुरू और लास्ट क्या करते थे, मतलब कि भाजक और भागफल का क्या करते थे, गुणा और शेषफल को जोड़ देते थे, और उसके बाद भाज्य क्या होता था, बराबर होता था। ये बात याद है तुम लोगों को? नहीं याद है तो ध्यान दो यहाँ पर। इसी भाज्य को हम लोग बोल देंगे, जानते हो क्या, इस भाज्य को बोल देंगे ए। क्या बोल देंगे, और भाज्य को जानते हो क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बी। क्या बोल देंगे, बी। और भागफल को जानते हो क्या बोल देंगे, भागफल को बोल देंगे क्यू। क्या बोल देंगे, क्यू मतलब क्वोशिएंट होता है। और शेषफल को क्या बोल देंगे, आर। आर मतलब रिमाइंडर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इसको जोड़ देंगे तो ये ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। समझना सबको, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप लोग बताइए कि भाज्य को हम लोग क्या लेट किए हैं, ए ना, तो हो जाएगा ए, और भाजक क्या हो जाएगा, बी, और भागफल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू, यहाँ इंटू मतलब मल्टीप्लाई, इंटू क्यू प्लस शेषफल आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान समझिएगा यहाँ पर कि इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है ना, ये हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ये चीज़ सबको समझ में आया, ठीक है। एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 3 है और ये है 17, ठीक है ना। तो कितने में भाग लग जाएगा, 5 बार में भाग लग जाएगा, और 5 बार कितना हो जाएगा, 15, कितना आ गया, 2। तो ध्यान समझना, इसी को हम लोग आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बोलो, हर जगह देखो आर और बी का रिलेशन दिख रहा है, आर बी आर बी आर बी। बोलो, तो आर और बी का क्या है यहाँ पर, रिलेशन है। तो आर और बी का रिलेशन से हमको ये पता चलेगा यहाँ पर कि तुम लोग ही थोड़ा सोचो कि अगर ये 3 होता, अगर ये 3 हुआ होता तो एक बार और ना भाग लग जाता, बड़ा होता तो और भाग लग जाता, कुछ ना कुछ और शेषफल आता। मतलब शेषफल जो होता है यहाँ पर आर जो होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है। ये बात सबको आ रहा समझ में? अगर इसके बराबर होगा तो भाग लग जाएगा ना, इससे बड़ा होगा तो फिर भाग लग जाएगा, फिर शेषफल बचेगा आगे जाकर, बचेगा ना। तो यहाँ पर ये माइंड में सेट करके चलना है कि ये जो बी है और ये जो आर है, आर हमेशा क्या होता है, बी से छोटा होता है, ठीक है ना। सबको आ रहा है समझ में, आ रहा नहीं आ रहा है? और नहीं तो हो सकता है कि 0 हो सकता है,
ये भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, आर का जो मान होगा, ठीक है ना। अच्छा ये ऑप्शन सही होगा, बताओ, चलो ये बताओ, शेषफल 0 से बड़ा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है, 2 आया ना यहाँ पर। तो शेषफल जो होगा आर होगा 0 से बड़ा आ सकता है, और b से छोटा आ सकता नहीं आ सकता है, तो b से छोटा भी आ सकता है, लेकिन क्या ये बराबर आ सकता है, ये बराबर नहीं आ सकता। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इस ऑप्शन की बात करते हैं। इस ऑप्शन में देखोगे r जो है वो 0 से बड़ा आ सकता नहीं आ सकता है, आ सकता है। 0 के बराबर आ सकता नहीं आ सकता है, वो भी आ सकता है। आर देखो, ये जो आर है ना, यहाँ 0 भी आ सकता है, शेषफल 0 नहीं होता है, और 0 से बड़ा भी होता है। तो शेषफल जो होगा 0 से बड़ा भी हो जाएगा, 0 के बराबर भी हो जाएगा। और b से शेषफल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए, भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये जो r है, r 0 से बड़ा आ सकता नहीं आ सकता है, r 0 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक, बाकी बातें